वसीयत लिखने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। मृत्यु के बाद आप अपनी संपत्ति किसी को कितना देना चाहते हैं, इसका फैसला जीते जी लेना और लिखित रूप से दर्ज करवा लेना ही वसीयत कहलाता है। व्यक्ति के जाने के बाद उसकी संपत्ति और धन को लेकर उनके उत्तराधिकारियों के बीच कोई झगड़े ना हो और बाहरी कोई संपत्ति पर कब्जा न कर ले, इसके लिए वसीयत लिखवाना एक सुखद तो नहीं लेकिन जरूरी कार्य अवश्य बन जाता है। अगर आपने वसीयत नहीं बनवाई है तो आमतौर पर आपकी सारी संपत्ति उत्तराधिकारी कानून के तहत बांट दी जाएगी। इस बंटवारे में कई बार संपत्ति गलत हाथों में पड़ जाती है या फिर आप जिसे संपत्ति का लाभ देना चाहते थे वो इस बंटवारे में बाहर रह जाते हैं। यदि आपने अपनी पूरी जिंदगी संपत्ति के निर्माण में बिताया है तो इस संपत्ति का असली अधिकारी कौन होगा ये तय करना भी आपका एक जरूरी काम है। यदि आप अपनी संपत्ति उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जो आपके स्वाभाविक उत्तराधिकारी में शामिल नहीं है तो इसके लिए आपको वसीयत बनवानी पड़ेगी। अक्सर लोग ये मानते हैं कि वसीयत बनाना ऐसा काम है जो जिंदगी के आखिरी पलों में किया जाता है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि जीवन में कब क्या हो जाए, इसलिए ये प्रक्रिया हर उम्र के लोगों के लिए एक ज़रूरी प्रक्रिया है। इसके लिए आपको सबसे पहले वसीयतकर्ता को अपनी और परिवार की पूरी जानकारी देनी होती है जिन्हें वो वसीयत में शामिल करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी संस्थान को अपने वसीयत के तहत हिस्सा दे रहे हैं तो उस संस्थान की पूरी जानकारी भी देना आवश्यक है। म्यूचुअल फंड में फोलियो नंबर, फिक्स डिपॉजिट नंबर या कोई अन्य नंबर जो बदलते रहते हैं उन्हें शामिल करने की ज़रूरत नहीं। कस्टमर आईडी, बचत खाता संख्या आदि जैसे जो यूनिक नंबर होते हैं और बदलते नहीं हैं उनका जिक्र करना ज़रूरी है। अचल संपत्ति जैसे कि ज़मीन, मकान आदि के अलावा अन्य भौतिक संपत्ति जैसे गहने या कोई भी महंगी पेंटिंग्स का जिक्र करना भी ज़रूरी है। इन सब के अतिरिक्त जिन संपत्तियों का विवरण आपके द्वारा नहीं दिया गया है वो सभी रेजिडुअल असेट्स में गिने जाते हैं। आपके वसीयत में इस रेजिडुअल असेट्स को लेकर भी कॉलम होना चाहिए, अन्यथा ये रेजिडुअल असेट्स सेक्शन लॉस के तहत कानूनी उत्तराधिकारियों को मिल जाता है। हालांकि आप अपनी वसीयत में यह भी लिखवा सकते हैं कि आपके वित्तीय एसेट में जो नॉमिनी है उसे ही कानूनी रूप से उत्तराधिकारी माना जाए। वसीयत के लिए लाभार्थियों की पहचान करना भी अत्यंत ज़रूरी है। लाभार्थी एक व्यक्ति से लेकर संगठन तक कोई भी हो सकता है। वसीयतनामे में आपको गवाहों की आवश्यकता भी पड़ सकती है, हालांकि गवाह उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए। वसीयत रजिस्टर करने की प्रक्रिया। वसीयत को रजिस्टर करने के लिए वसीयतकर्ता के साथ 2 गवाहों का मौजूद होना भी ज़रूरी है। वसीयत को रजिस्टर करने के लिए वसीयतकर्ता के साथ 2 गवाहों का होना भी ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन से पहले वसीयतकर्ता से सवाल पूछा जाएगा कि आप अपनी मर्जी से वसीयत लिख रहे हैं या आप पर कोई दबाव डाला जा रहा है। सवालों के बाद रजिस्ट्रार दोनों गवाहों से वसीयत पर हस्ताक्षर करवाएगा और प्रूफ के रूप में वसीयत पर लगा देगा। वसीयत रजिस्टर करना या जमा करना आवश्यक नहीं, लेकिन यदि आप अपनी वसीयत जमा करना चाहते हैं तो भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के नाम जमा कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।